देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाडपुरम में विनोद मिश्रा ने लगाया राजेश पांडे पर एसआरए से जालसाजी के आरोप। राजेश हरिप्रसाद पांडे बनाम राजकुमार हरिप्रसाद पांडे की लड़ाई में कौन सच्चा कौन झूठा। मुंबई मालाडपुरम के वार्ड क्रमांक 43 में चुनाव से पहले मेडिकल कैंप को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मनपा चुनाव के बीच गंभीर राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले चुका है। हमने दिखाया था कि कैसे राजेश पांडे ने एक पत्रकार परिषद लेकर भाजपा के पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजेश पांडे के बेटे जयेश राजेश पांडे बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरे और सीधे तौर पर भाजपा के पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ने लगे। चुनाव प्रचार के दौरान तनाव और बढ़ गया जब करीब एक हफ्ता पहले पत्रकार राजेश पांडे ने आरोप लगाया कि विनोद मिश्रा के कार्यकर्ताओं ने उनके पार्टी कार्यकर्ता के साथ जानलेवा हमला करने के इरादे से मारपीट की। इस घटना के बाद दोनों गुटों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली, जिससे क्षेत्र का माहौल और गर्मा गया। इस झड़प के बाद इसी वार्ड से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजीत राव राणे ने एक चुनावी सभा में इस कृत्य की निंदा की और विनोद मिश्रा पर आरोप लगाया। जवाब में विनोद मिश्रा ने एक चुनावी सभा में पलटवार करते हुए कहा कि राजेश पांडे और उनके बेटे जयेश को सामने रखकर अजीत राव राणे राजनीति का खेल खेल रहे हैं। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चलता रहा और चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक आखिरी दिन यह मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। जब विनोद मिश्रा का बाइट लेने के लिए तमाम पत्रकार पहुंचे तब उन्होंने एक विशेष पत्रकार परिषद में एक बड़ा खुलासा करने का दावा किया। इस परिषद में विनोद मिश्रा ने पत्रकार राजेश पांडे पर कागजातों में जालसाजी कर स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी यानी एसआरए से घर हड़पने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि यह सामने आ सके कि कैसे एक व्यक्ति जीवित होते हुए भी उसे कागजों में मृत दिखाया गया और इसी आधार पर मकान हड़पने का खेल खेला गया। विनोद मिश्रा ने आरोप लगाया कि यह पूरा कारनामा एक नेता ने एक फर्जी पत्रकार को आगे करके कराया है। उन्होंने राजेश पांडे को फर्जी पत्रकार बताते हुए उन पर जालसाजी का आरोप भी लगाया। पत्रकार परिषद में विनोद मिश्रा और राजकुमार हरिप्रसाद पांडे ने साथ बैठकर ये आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि राजकुमार पांडे के दूसरे भाई एडवोकेट चेतन पांडे हैं और आरोप है कि दो भाइयों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर घर हड़पने का प्रयास किया गया, जिसके बाद बच्चों को आगे करके चुनाव में खड़ा कर दिया गया। इस पूरे मामले में विनोद मिश्रा ने सारे अधिकारियों, एक एडवोकेट और एक नेता की भूमिका होने का भी आरोप लगाया। इस प्रकरण में केवल विनोद मिश्रा ही नहीं बल्कि राजकुमार हरिप्रसाद पांडे ने भी शासन प्रशासन को लिखित पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन शिकायतों के आधार पर कुरार पुलिस ने राजेश हरिप्रसाद पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं विनोद मिश्रा और राजकुमार पांडे ने मुख्यमंत्री, गृह निर्माण मंत्री और मुंबई पुलिस आयुक्त से मांग किया है कि इस कथित काले कारनामे में जो लोग भी शामिल हैं, उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मेट्रो दिनांक अपने दर्शकों को यह स्पष्ट करना चाहता है कि इस मामले को एक तरफा तरीके से नहीं दिखाया जाएगा। बहुत जल्द हम इस पूरे मुद्दे पर पत्रकार राजेश हरिप्रसाद पांडे से भी प्रतिक्रिया लेकर उनका पक्ष सामने रखेंगे ताकि जनता के सामने पूरी तस्वीर रखी जा सके। नमस्कार, आज सभी पत्रकार भाइयों का, मैं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि एक विशेष इशू पे आज पत्रकार परिषद मैं बुलाया हूं। एक छोटी सी जानकारी देना था कि कुरार के अंदर देश में तो कहीं कहीं कभी कभी हम लोग सुने थे कि ऑल इंडिया मृतक संघ जो जिंदा है लेकिन उनको पेपर पे मृतक साबित कर दिया गया है। वो कभी कभी आंदोलन करते, गूगल पे जाके देखेंगे कि मैं जिंदा हूँ अपना पेपर लेके। लेकिन कुरार के अंदर यहाँ के पूर्व नगर सेवक राष्ट्रवादी शरद पवार गठ के कैंडिडेट वार्ड क्रमांक 43 के जो कैंडिडेट है, शरद पवार जी, शिवसेना और मनसे के जो कैंडिडेट है, उनका कारनामा, उनका पराक्रम और उनके फर्जी जो मुखौटा, एक फर्जी पत्रकार का चेहरा लोगों के सामने रखने के लिए मैं आप लोगों को बुलाया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मेरे साथ में बैठे हुए हैं राजकुमार हरिप्रसाद पांडे जी। आप पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये दो भाई हैं, दूसरे भाई एडवोकेट है चेतन पांडे और जानू कंपाउंड में रहते थे। इनका घर यही पूर्व नगर सेवक खोटा पेपर बना करके, पेपर है, मैं जो बोल रहा हूं तो माहिती के अधिकार में पेपर है, वो राजकुमार पांडे के घर को जो फर्जी पत्रकार है राजेश पांडे, जिस पे तड़ीपार की केस है, जिस पे चीटिंग की केस है,
जिस पे हफ्ता वसूली की केस है, जिस पे एक्सटॉर्शन की केस है, मुंबई के दर्जनों पुलिस स्टेशन में मॉलेस्टेशन की केस है। उस आदमी को आगे करके चुनाव जीतने के लिए उसने एक षड्यंत्र किया। एक निर्दोष का ये घर तो लिया ही था, दूसरा घर भी बोगस एफिडेविट दे करके, एसआरए में खोटा पुरावा दे करके, राजेश पांडे ही राजकुमार पांडे है। राजकुमार पांडे जी की माता का नाम है शीला देवी पांडे। वो 15 साल से गायब हैं। विदाउट एनसी के, विदाउट गजट के एसआरए के अधिकारियों ने इनका नाम हटा करके राजेश हरिप्रसाद पांडे जी के नाम पर पात्रता किया। ये खुला अपराध की श्रेणी में आता है, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो पूरा प्रकरण बताएंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसमें मैं धन्यवाद दूंगा कुरार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का कि उन्होंने केस रजिस्टर कर दिया है। वो लोग बौखलाए हुए भाग रहे हैं, लेकिन जो केस है, देखिए इसमें बहुत सारी मछलियां हैं। पंप हाउस से किसी ने खोटा रसीद दिया, उनका पहचान पत्र का पुरावा, जो पूर्व नगर सेवक है, अभी चुनाव में वोट मांग रहे, घर घर घूम के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। उनका कॉल रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। उनका राजेश पांडे और इस षड्यंत्र और इस सब से क्या संबंध है, और एसआरए के अधिकारी इस तरह के खेल में कितने बाकी, और मुंबई में इस तरह का कितने लोगों को बेघर किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय हाउसिंग मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब से मैं मांग करता हूं कि पूरी जांच करके जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। तो अब आगे का विषय मैं राजकुमार पांडे जी से बोलता हूं कि वो रखेंगे और आप सब लोग सवाल कर सकते हैं। राजकुमार पांडे जी, मेरा उनको सवाल है कि आप कितने भाई हैं, आप कैसे कर सकते हैं कि मेरे पिता फला हरिप्रसाद जी हैं, और कैसे आप दावा कर सकते हो मेरे पिता, मेरी माँ और इस प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, उसको वो आप बताइए। जी, मेरा नाम राजकुमार हरिप्रसाद पांडे। जैसा आपने सवाल पूछा कि मैं कैसे दावा कर सकता हूँ, तो मेरे पीछे मेरा पूरा खानदान है, मेरा पूरा परिवार है जो बता सकता है। साल में 2 बार गांव जाते हैं। गांव हमारा है जहाँ पे हमारे पूरे परिवार है, जहाँ पे आप पता किया जा सकता है, जाके कोई भी पता कर सकता है। और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आज के डेट तक का, कि मैं राजकुमार हरिप्रसाद पांडे हूँ। और मेरा छोटा भाई चेतन हरिप्रसाद पांडे, जो राशन कार्ड में भी होता है, कुटुंब रजिस्टर में भी मिल जाता है। सारे डिटेल चेक करने पे सारे डिटेल सामने आ जाता है। अब मैं बताता हूँ राजेश पांडे के बारे में, जो उन्होंने हमारे घर के पीछे फ्रॉड किया है। वो तो हुआ ऐसा था कि हमें ये कुछ पता नहीं था। ये फ्रॉड हुआ है 2023 में। उन्होंने एक एफिडेविट बनाया था 2023 के दिसंबर महीने में, जिसमें ये बताया था कि राजकुमार और राजेश सेम पर्सन, और शीला देवी पांडे 15 साल से लापता। और उन्होंने 22 जनवरी 2025 को सबमिट किया है एसआरए में। हमें ये नहीं पता था कि वो पात्र हो चुका है। और पांडे साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई कागज को चेंज करना पड़ता है तो पहले सबसे पहले गजट बनता है। जी, गजट नंबर आता है, फिर उसको अखबारों में, जैसे रजिस्टर अखबार जो होते हैं उसमें मेरा भी जाहिरात करना पड़ता है। तो क्या ऐसे कुछ कागज उन्होंने एक बार पूरा विषय मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दीजिए, फिर मेरा खुद का ये क्वेश्चन है कि गैजेट कहाँ है। तो 2025 में जब ये सब हुआ, हमें कुछ भी नहीं पता था बैकग्राउंड में क्या हो रहा है क्या नहीं है। हमें कब पता चला, जब हम जिस फ्लैट में रहते हैं, जिस घर में मैं रहता हूँ, उस पर 3 का मैटर लगा था। जब राम मंदिर का ओपनिंग था तो हम लोग 20 दिन के लिए गाँव गए थे, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं और जो हमारा चाचा वगैरह है, अयोध्या आना जाना पूजा पाठ करना है, तो हमारे गुरुजी भी वहीं के हैं, तो हमारा आना जाना होता है अयोध्या। अभी से नहीं, राम मंदिर बनने के पहले से। तो ओपनिंग में हमारा जाना हुआ था, जो हमारा रेलवे टिकट भी है आने जाने का। हम लोग गाँव गए हुए थे और मैंने मेरे फ्रेंड को दिया था घर आने जाने के लिए, चेक करने के लिए। ओमकार कैसा है एरिया आप लोगों को पहले से ही पता है। तो उसी बीच इन्होंने एसआरए में कंप्लेन किया कि ये घर को रेंट पे दिया गया है, और एसआरए वाला भी इमीडिएटली 2-4 दिन के अंदर ही आके इंस्पेक्शन करके चला जाता कि घर रेंट पे दिया है, और इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ जाती है कि घर रेंट पे दिया है, इस पर 3 की कार्रवाई होगी। अब 1 साल तक ये तो हो गया, अब 1 साल तक कुछ मैटर नहीं होता। अब 1 साल के बाद हमें इमीडिएटली नोटिस आता है कि आपको हियरिंग में आना है एसआरए सक्षम अधिकारी 5 के पास।
हम हियरिंग में जाते हैं, हम हमारा डॉक्यूमेंट सारा प्रेजेंट करते हैं, सारा उन्होंने बोला आप राइटिंग में, तो हमने राइटिंग में भी दिया। थर्ड हियरिंग में भी बुलाया, हमने वापस डॉक्यूमेंट सारा सबमिट किया। अब वहाँ पे उन्होंने बोला आपको 15 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। अब 15 दिन का ऑर्डर हमें 4 महीने में आता है और ऑर्डर हमारे अगेंस्ट आ जाता है। रेलवे टिकट कोई नकली तो बना नहीं सकता, उसमें PNR नंबर आता है। अब वो ऑर्डर हमारे अगेंस्ट आ गया। फिर हम भैया के पास आए। अब जब हम SRA में भागदौड़ कर रहे थे तब हमें पता चला कि जो मेरे नाम का अपात्र वाला घर था, क्योंकि जब SRA में भागदौड़ कर रहे हो तो सोसाइटी में भी भाग जाना पड़ता है, बिल्डर को भी पूछना पड़ता है, क्योंकि घर का सवाल है। सबके भागदौड़ करने के बीच में हमें पता चला कि मेरे नाम का जो अपात्र हुआ था वो घर उन्होंने पात्र करवाया। अब कैसे पात्र करवाया, क्या करवाया, हमें नहीं पता था। तो हमने RTI डाला। जब RTI हमने किया और हमने जब 1 महीने बाद भी हमें RTI का पेपर भी प्रॉपर आ नहीं रहा था वहाँ से, उसके लिए भी भैया की मदद लगी है। तो हमें RTI का जब कॉपी आया उसके बाद वो RTI में पता चला कि उन्होंने एक एफिडेविट दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि राजकुमार और राजेश सेम पर्सन, और शीला देवी पांडे जो मेरी मदर है वो 15 साल से लापता है। उसके बेस पे वो घर पात्र हो गया। अब उन्होंने मेरी मम्मी का ही लाइट बिल यूज़ किया है, मेरे पापा का ही लाइट बिल यूज़ किया है घर पात्र करवाने के लिए। जब वो औरत फ्रॉड है तो उसका लाइट बिल क्यों यूज़ किया, मेरे पिताजी का लाइट बिल क्यों यूज़ किया, वो डॉक्यूमेंट आया कहाँ से उनके पास। जैसा हो सकती है इसके अंदर। सोसाइटी को काफ़ी परेशान किया उसने। सोसाइटी हमारे साथ में थी, सोसाइटी ने हमें हेल्प किया है। सोसाइटी के पीछे काफ़ी पड़ा था डॉक्यूमेंट निकालने के लिए, पर सोसाइटी ने उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिया। अब वो ओमकार बिल्डर से उसने डॉक्यूमेंट निकाला या SRA से निकाला हमें नहीं पता। हमने पुलिस को भी बोला, पुलिस भी इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, हमें नहीं पता उसने कहाँ से निकाला है, क्या किया है। अब हमारे 3 का मैटर, हमें घर खाली करने की नोटिस आ गई 30 दिन के अंदर। हमने अपील किया एडिशनल कलेक्टर में, भैया की मदद ली, भैया को बोला क्योंकि हमारे घर का सवाल है अब, तो भैया के पास आया। भैया ने फिर जो हो सकता था मदद वो मदद किया। उसी बीच हमें यह भी पता चला कि ऐसा फ्रॉड हुआ है। अब मेरे नाम का घर उसने ले लिया, और वो घर हमने कब छोड़ा था 2015-16 में, जब मैंने एग्रीमेंट किया था बिल्डर के साथ में। तो एनेक्सर 2 में आया था कि डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड इसलिए अपात्र। अब वो टाइम पे भी हमने डॉक्यूमेंट दिया है। अब आप लोग को ये पता ही होगा जब एग्रीमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। मैं एक भी डॉक्यूमेंट ना दूँ एग्रीमेंट हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड हो गया, अपात्र। बिल्डर के ऑफिस में आना जाना हुआ, वो टाइम पे सुनवाई होती नहीं थी, कुछ ना किसी ने पूछा ना कुछ, तो था करके हमने भी छोड़ दिया कि नहीं मिलेगा। फिर बिल्डर को सरेंडर कर दिया हमने, बिल्डर को सरेंडर कर दिया। अब हमने उस छोड़ दिया। अब 2023-25 में हमें ये पता चलता है कि ये हो चुका है, इतने टाइम के बाद ये घर अपात्र करवाया उसने। उसके बाद हमने फिर उस पर लीगल एक्शन लिया। अच्छा, मेरा सवाल ये है, जी। अब FIR हो गया। आपके साथ में रह रही हैं जी। और अच्छा, वो लाइट का बिल किसके नाम था पहले? जो जहाँ हम रह रहे हैं ना, अब मैं आपको पूरा मैटर नहीं, आपको मैं पूरा बता देता हूँ। जब वहाँ पे जानू कंपाउंड हुआ करता था चौल, तो हमने बिल्डर से रेंट नहीं लिया था, शिफ्टिंग लिया था। तो बिल्डर ने हमें शिफ्टिंग दिया, हम रह रहे थे। बिल्डर ने जो हमें घर दिया था वहाँ पे, जब बिल्डिंग बन गया तब हम वहाँ रहने चले गए, तब से हम वहीं रह रहे हैं। अब मेंटेनेंस पे करना होता है, मेंटेनेंस मम्मी के नाम पे ही जा रहा है कंटिन्यू। मम्मी कंटिन्यू रह रही हैं, यहाँ सबको आना जाना मिलना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर कोई 15 साल से लापता है तो वो हम सबसे पहले तो मुझे तकलीफ होनी चाहिए ना, मेरी माँ लापता होगी तो। मेंटेनेंस मम्मी के नाम का चेक ही मेंटेनेंस में जा रहा है, हमारे नाम से नहीं जा रहा है। तो भाड़ा किसको मिला? यानी पहले जैसे कि आप शिफ्ट किया होगा तो भाड़ा मिला था कि नहीं मिला? हाँ, सब मम्मी के नाम पे, सब मम्मी के नाम पे, घर ही उनके नाम पे। अच्छा, मेरा जो लास्ट में पहले भी ये सवाल कर जी। चुका हूं कि जिस तरह से अगर नाम चेंज करने होता तो उसके लिए गैजेट लगता है, गजट कराना पड़ता है जी। मुंबई में जाकर के, फिर गजट नंबर आता, वो नंबर को फिर हमारे जैसे पत्रकारों को दिया जाता था, फिर पेपर में हम लोग उसको रिलीज करते हैं, फिर उसका कटिंग लगा कर हुआ था, तब नाम चेंज होता है। मगर ऐसा कुछ है, अब डॉक्यूमेंट्स है क्या उसमें लगा है? जी नहीं, कोई गैजेट नहीं है, सिर्फ एक एफिडेविट है जिसपे ये लिखा गया है राजकुमार और राजेश सेम पर्सन, और कुछ भी नहीं है। वो एफिडेविट के बल पे ही वो घर पात्र हुआ है। अब सवाल ये आता है कि इसमें आप किसकी मिली भगत हो? जैसे कि अभी इस सिस्टम में ये सारे का अधिकारी होता है, कलेक्टर को होते हैं और साथ में DMC होती है। ऐसा कोई आपने कोई लेटर दिया है क्या? कोई ऐसा कोई कंप्लेन किया है? जी, हमने SRA को भी लेटर दिया है, SRA के CEO को भी लेटर दिया है, सक्षम अधिकारी 5 के पास। हमारा जो एरिया है पूरा विलेज का सक्षम अधिकारी 5 के पास आता है, पीर नॉर्थ वार्ड का, तो हमने उनको भी लेटर दिया है। आगे की कार्रवाई वो अपने हिसाब से करेंगे। अब पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? क्या आरोपी गिरफ्तार है और उसके लिए क्या करें? आरोपी गिरफ्तार नहीं है, पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई थी, और उन्होंने वो टाइम पे ही, आपने वीडियो देखा रहेगा जो लाइव आके गाली गलौज किया है उन्होंने। अब उन्होंने उसमें ही मेरी मम्मी को गाली दिया, उल्टा सीधा बोला है, जो भी मैं वर्ड तो यूज नहीं कर सकता, आप लोगों को पता है।
अभी उसके अगेंस्ट भी मैं लीगल एक्शन लूंगा, एफआईआर करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे आके कोई किसी को गाली नहीं दे एक सकता। अहम सवाल मैं जी। जानना चाहूंगा पांडे जी, आपके पांडे जी का नाम वो असली में पांडे इस्तेमाल कर रहा है, जी, तो क्या कोई संबंध है आपके परिवार से उस राजेश पांडे का? इस राजेश पांडे अगर संबंध होता तो पप्पा मेरे ऑफ हुए 2004 में, मेरी एज थी 11 साल, 79 का बॉर्न है, उसकी एज होगी 24-25 साल जो भी है, तो वो टाइम पे वो लड़ नहीं सकता था अपने हक के लिए अगर होता तो। अब क्यों लड़ रहा है वो? कमाई धमाई कुछ नहीं है, उनकी ओरिजिनल माँ का नाम है अनुसया सखाराम कुंडे, जिनके साथ वो रहता है। एक अहम सवाल ये भी आप लोग उनसे पूछ सकते हो अगर जब पूछना चाहो, कि जो गोद जिसको गोद में लिया जाता है उसको साथ में रखा जाता है कि सगे लड़कियों को साथ में रखते हैं? अगर वो बोलता है कि गोद लिया हुआ है तो सगा लड़का रहता है पंप हाउस के पास रोड पे, और गोद लिया हुआ लड़का घर में रह रहा है। गोद लिया हुआ लड़का तड़ी पार कितना क्राइम करके आ रहा है, माँ परेशान हो रही है, तो ये वहाँ गोद लिया लड़कियों को साथ में रखेगी? सगा लड़का अगर हमारे घर में हम थोड़ा भी कुछ कर दे तो माँ परेशान हो जाएगी, माँ हमें मारेगी उल्टा, और वो उतना क्राइम करते जा रहा है और गोद ली हुई माँ उनको शाबाशी देते जा रही है। ऐसा होता है कहीं? इन सब बातों को लेकर कभी आमना सामना हुआ राजेश पांडे से? हम दूर हो गए थे, हमें लेना देना ही नहीं था, हम अपनी लाइफ में खुश थे। उन्होंने जब ये कांड किया इसलिए हमें आना पड़ रहा है सामने। हम काफ़ी दूर हो गए थे क्योंकि हम कमाने खाने वाले पढ़े लिखे लड़के, कमाने खा, उनके पास काम धंधा ही नहीं, लूटना खाना ही है पूरी ज़िंदगी। हमें वैसा नहीं है, हमें कमाना खाना अपना परिवार संभालना है। सभ्य परिवार से आते हैं, हम वही कर रहे थे, हम काफ़ी दूर हो चुके थे। बट ये जब ये सामने आया उसके बाद हमें लीगल एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि अगर मैं अब भी नहीं करता हूँ कुछ, राजकुमार में हूँ, मैं फ्यूचर में कुछ लेता हूँ प्रॉपर्टी या कुछ भी करता हूँ, तो वो एक एफिडेविट बना के राजकुमार बन गया, वो कल की डेट में वहाँ पे भी आके कुछ कर सकता है, क्योंकि उसका काम धंधा कुछ है ही नहीं, कुछ कमाना खाना है नहीं, परेशानी करना है, तो हम आगे क्या करेंगे? इसलिए हमें लीगल एक्शन लेना पड़ा। क्या मांग करना चाहेंगे? क्या मांग करना चाहेंगे आप? जितना हो सके उतना एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, जो भी हो लीगली एक्शन लेना चाहिए। मगर लास्ट मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से आप, हम तो देखो, आप भले कहें कि हमारा कुछ लेना देना नहीं जी, मगर हम जिस तरह से उनका सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं इस तरह से कि हमारे भाई भाई का मामला है, भाई भाई का मामला है, इस तरह से लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई के दौरान भाई देखो, कोई नगर सेवक हो, कोई पत्रकार हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सबके पास कोई न कोई जाता है मदद के लिए, वो जितना उसकी बुद्धि विवेक रहती है उस तरह से मदद। अब उस मदद करने के विनोद मिश्रा ने मदद की, जिस तरह से आप बोलो, अब उस मदद करने का उनको एक मेडल मिल रहा है कि जिस तरह से उनका सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है वो देख रही है, जिस तरह से उनके चुनाव के दौरान उनको कितनी बड़ी ये सब झेलना पड़ा, वो इस पर क्या कुछ कहेंगे? अब भैया ने तो मदद तो काफ़ी किया, हमारे मदद की वजह से भैया को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा है। उसमें ये कैसा आता है कि अब ये बच्चे से पूछ के क्या मतलब है ये सब। मैं वार्ड क्रमांक 43 की जनता को, और या तो मुंबई का कोई भी, सब मेरे लिए परिवार है। मोदी जी पूरे देश को बोलते हैं मेरा परिवार, तो हम लोग मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं, तो हम लोग भी उसी तरह सबको परिवार मानते हैं। अब परिवार अगर कोई गलत हुआ, अगर किसी के साथ में गलत कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, और यहाँ तक कि कुछ नेताओं का, कुछ वकीलों का साथ लेकर के अगर इस तरह का अपराध करने का काम करता है, जीते जी व्यक्ति को मरा साबित करना, उसका घर हड़पना, इतना बड़ा जघन्य अपराध करेगा तो हजार, मोदी जी के ऊपर भी 1000 आरोप होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर 1000 आरोप होते हैं, विनोद मिश्रा के ऊपर भी 1000 आरोप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मानता हूँ उसी पेड़ पे पत्थर मारे जाते हैं, है ना, जिसमें फल लगे रहते हैं, बबूल के उस पर कोई मारता नहीं है। ठीक है, उनको करिए, वो अपना काम कर रहे हैं, उनके वो संस्कार है, गाली दे रहे हैं, लेकिन हम तो खड़े रहेंगे। आज इनके साथ में खड़े हैं और आखिरी दम तक, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक खड़े रहेंगे। अगर कल ये गैंग डकैतों की फिर डकैती करेगी कहीं पे, तो फिर वहाँ पे विनोद मिश्रा मिलेगा। मेरा लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से अब ये लोग, इसमें कई लोग मिलेंगे, एक का तो हो नहीं सकता। जैसे इसमें वो एसआरए का अधिकारी होगा, वो पुलिस, पुलिस का भी मैं मान सकता हूं, डेवलपर का आदमी, सोसाइटी के पूर्व नगर सेवक, वकील, फर्जी काम करने वाले हो, या सोशल वर्कर और भी हो सकते हैं, अन्य नगर सेवक हो। मैं उसमें बोल देता हूँ, मैंने पेपर देखा, उनके ऊपर नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे क्या? बस मेरा यही सवाल है। राइटिंग में दिया हुआ है, पुलिस स्टेशन में राइटिंग में दिया है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। सब पे। जी।